Hello friends, so we are back again with our PYQ 2022 Sociology optional. So let's see, this is the first question which we will be seeing today. इसमें ये कह रहे हैं how do sociologists construct gender in their analysis on social inequality. क्वेश्चन को समझ लेते हैं. सोशोलॉजिस्ट जो है अगर सोशल इनइक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें जेंडर को कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जेंडर को क्या फ्रेमवर्क दे रहे हैं, जेंडर के अकॉर्डिंग सोशल इनइक्वालिटी को कैसे स्टडी कर रहे हैं, इस पर लिखना है. ठीक है, तो इसके संदर्भ में इसके रिस्पेक्ट में हम लोग के पास थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव भी है और एम्पेरिकल रिसर्च भी है, उसके अकॉर्डिंग ही ये स्टेटमेंट बनाया गया. पहले देख लेते हैं जेंडर और सेक्स में क्या अंतर होता है. ठीक है, तो सेक्स इज अ बायोलॉजिकल टर्म, जेंडर इज अ सोशल नॉर्म्स और सोशल कंस्ट्रक्ट विच हैज बीन गिवन. ठीक है, तो ये बेसिक से डिफरेंस है. सेक्स इज द बायोलॉजिकल टर्म एंड जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट. ओके, अभी आगे देखते हैं. ये स्टेटमेंट पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है. जेंडर व्यूड एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट encompasses roles. रोल डिफाइन करता है बिहेवियर आइडेंटिटी ascribed टू इंडिविजुअल बेस्ड अपॉन परसीव्ड बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन. ठीक है, ये मान लिया जाता है कि एक परसीव मेल फीमेल का है, सेक्स हो गया मेल फीमेल, तो इसमें क्या होता है ना कि फीमेल विल डू दिस काइंड ऑफ वर्क ओनली, मेल विल डू दैट काइंड ऑफ वर्क ओनली. ठीक है, तो डिस्टिंक्शन यहाँ बनाया जाता है. तो ये जेंडर हमारा हो गया सोशल कंस्ट्रक्ट और सेक्स हो गया हमारा बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन. अब डिफरेंट थ्योरी देख लेते हैं. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, इधर उधर भागना नहीं है. क्वेश्चन का जो डिमांड है उसको फुलफिल करना है. ठीक है, इसमें ये कहा गया था डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट का क्या कहना है और क्या सोशल इनइक्वालिटी को कैसे उन्होंने देखा है जेंडर के पर्सपेक्टिव में. तो पहला हम लोग फेमिनिस्ट थ्योरी के बारे में देख लेते हैं. फेमिनिस्ट थ्योरिस्ट हमारे पास तीन मैंने यहाँ पे नाम दिए हैं, आप इनको कोड जरूर करना. पहला हो गया सिमोन डे बेवोर का है, जूडिथ बटलर और पैट्रिशिया हेल कॉलिंस. तीन हमारे फेमिनिस्ट थ्योरी हैं, फेमिनिस्ट थ्योरिस्ट हैं. इन्होंने क्या कहा है कि ये जेंडर इज नॉट ओनली अ बायोलॉजिकल आउटकम बट अ प्रोडक्ट ऑफ पावर डायनेमिक्स, कल्चरल नॉर्म्स एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन. ओके, तो इन्होंने ये कहा है ना कि जेंडर जो है ना सिर्फ ऐसा नहीं कि बायोलॉजिकल टर्म्स है, लाइक मेल हो गया या फीमेल हो गया, ऐसा नहीं है. ये पावर डायनेमिक्स के थ्रू डिफाइन होता है. पावर डायनेमिक्स इन द मेल, इसका मतलब क्या होगा कि मेल इज डोमिनेंट, फीमेल इज सबऑर्डिनेट टू देम. ठीक है, कल्चर नॉर्म्स क्या हो गया कि फीमेल्स आर एक्सपेक्टेड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क्स ओनली एंड दीज आर द कल्चर ascribed टू देम एंड दे शुड बी सराउंडेड बाई दिस कल्चर नॉर्म्स. ठीक है, सोसाइटी का क्या एक्सपेक्टेशन होता है कि लड़कियां इस तरीक़ा से बैठे, इस तरीक़ा से बात करें, इस तरीक़ा से बिहेवियर ऑक्यूपाई करें. ठीक है, तो ये हो गया इनका ये कहना है कि दिस इज जस्ट नॉट बायोलॉजिकल आउटकम बट इट इज़ ऑल्सो पावर डायनेमिक्स, कल्चर नॉर्म्स और सोसाइटल एक्सपेक्टेशन के थ्रू भी ये इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है, यहाँ पे एक आप कोट कर सकते हैं. बटलर्स जो है यहाँ पे जूडिथ बटलर, उनका एक थ्योरी है परफॉर्मेटिविटी. ठीक है, इसमें इन्होंने ये कहा है कि जेंडर को बार बार बोलते इटरेटिव करने के कारण भी ये रिइंफोर्स कर देता है डिस्पैरिटीज़ को, जो भी इनइक्वालिटीज होता है ना वो यहाँ पे रिइंफोर्स कर देता है. ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पे देख लेते हैं. नेक्स्ट में हम लोग का सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनिज्म. इसमें इन्होंने ये कहा है कि सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनिज्म हम लोग को पता है कौन कौन से हैं हमारे. ब्लूमर हो गए हैं और हमारे GH मीड हो गए. ये लोग माइक्रो सोशोलॉजी के बारे में बात करते हैं, माइक्रो लेवल पे बात करते हैं. तो माइक्रो लेवल अप्रोच पे बात कर रहे हैं. यहाँ पे एडवांस बाय अर्विन गॉफमैन का भी नाम आप डाल सकते हो. उन्होंने ये कहा है कि शेड बाय सिम्बॉलिक एक्सप्रेशंस. ठीक है, जेंडर जो होता है शेड बाय सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन इन द सेंस कि विमेन का बॉडी इज़ नॉट लाइक, ये कहते हैं ना कि इट इज़ वीक एंड दे आर नॉट एबल टू डू हार्ड काइंड ऑफ वर्क. तो ये होगा सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन का रूप. ठीक है, अब इसमें आ जाओ. गॉफमैन का एक काम है प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ. तो इसको जरूर कोट करना, एक्स्ट्रा मार्क्स एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट मिलेगा. ये यूनिक कंसेप्ट है जो बाकी लोग शायद नहीं लिखेंगे इसको. ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं. गॉफमैन का प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ कंसेप्ट है, उसमें इन्होंने ये कहा है कि कम्युनिकेटिव एक्टिव एक्शन के कारण भी जेंडर का रोल डिफाइन करते हैं. ठीक है, अब आ जाओ. एक और कंसेप्ट है हमारा इंटरसेक्शनैलिटी. इसको दिया है किम्बरले क्रैनशॉ ने. ठीक है, ये भी एक न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू थ्योरिस्ट और सोशोलॉजिस्ट का नाम मैंने इंक्लूड किया है. शायद आपको ये वैल्यूडेशन थोड़ा लगेगा यहाँ पे. पाइनेड बाय किम्बरले क्रैनशॉ. इन्होंने ये कहा है कि हाउ जेंडर इंटरसेक्ट विद अदर आइडेंटिटीज सच एज रेस, क्लास, इंटेंसिफाइंग इनइक्वालिटी. अभी तो एक तो ये होगा कि जेंडर के अकॉर्डिंग इनइक्वालिटीज तो हो रहा है. अब जेंडर भी हमारा किसके साथ इंटीग्रेट हो जा रहा है, रेस के साथ भी हो रहा है और क्लास के साथ भी हो रहा है. तो फिर हम लोग क्या दिखता है ना कि और इनइक्वालिटी परपेचुएट ही हो रहा है, ऐसा कम नहीं हो रहा है और बढ़ रहा है. अब रेस में भी हम लोग को आ जाएगा क्या कि विमेन को ज़्यादा इनइक्वालिटी हो रहा है, मेन को थोड़ा कम हो रहा है. अब क्लास में हो जाएगा कि अब ग्लास सीलिंग का तो सुना ही होगी. ग्लास सीलिंग विमेन के लिए होता है, विमेन के लिए जनरली एक लिमिट लगा दिया जाता है कि उसके ऊपर वो लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाए. ठीक है, तो उनका ये कहना है कि जेंडर से परपेचुएट होगा और इनइक्वालिटी कैसे, तो रेस के साथ इंक्लूड हो जाएगा और
क्लास के साथ मतलब इंक्लूड हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंटरसेक्शनैलिटी, कि एक चीज़ में दूसरा भी इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें आप इसको कोट कर सकते हो सोशियोलॉजिस्ट लाइक पैट्रिशिया हिल कॉलिंस एंड बेल। इसमें उन्होंने काम किया था कि कंपाउंडिंग इम्पैक्ट होता है, ऐसा नहीं कि जेंडर सिर्फ अलोन काम कर रहा है, इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट यहाँ पे पहले जाएगा, इसके थ्रू और इश्यूज़ बनेंगे, फिर और इश्यूज़ बनेंगे, इस तरीके का, ठीक है। मैं थोड़ा रब कर लेता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट। ओके, सो आपको वर्ड्स कौन कौन से डालने हैं, कंपाउंडिंग इफेक्ट, इंटरसेक्शनैलिटी किसने दिया, किम्बरले क्रैनशॉ का ये पायनियर किया हुआ है, इंटेंसिफाइंग इनइक्वालिटीज, ठीक है, रेस और क्लास, ये सब सोशियोलॉजी के टर्म्स है, इसको जरूर इंक्लूड कीजिएगा। कन्फ्लिक्ट थ्योरी तो आपको पता है, पहले तो हमारे आते हैं कौन, कार्ल मार्क्स, बट यहाँ पे एक और कुछ नया डालना जरूरी है, सिल्विया वॉल्बी का भी नाम आता है। उन्होंने ये कहा है कि हाउ जेंडर एक्ट एज अ सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड डोमिनेंस, ठीक है। जेंडर के थ्रू हमारे लाइक फीमेल को थोड़ा डोमिनेंट करके रखा जाता है, कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, तो इनको ये कहना है यहाँ पे सिस्टमैटिक सबॉर्डिनेशन, मतलब ये हो गया ना कि एक तरीका का हम उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं इस चीज़ों को, और सिस्टमैटिकली हम लोग सबॉर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है, पहले थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा, इस तरीके का, ठीक है। इनका ये कहना है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट का। अब हम लोग और भी देख रहे हैं, तो स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म का भी देख लेते हैं। इनका तो आप लोगों को सबको पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव चीज़ बहुत बात करते हैं, इनको सभी चीज़ में पॉजिटिव नज़र आता है, ठीक है। तो इनका ये भी पॉइंट देख लेते हैं थोड़ा, तो आपके आंसर थोड़े कल्चरली डाइवर्स भी बन जाएंगे, ठीक है। तो अब आ जाओ इसमें, इनका क्या कहना है ना कि जेंडर का जो रोल है ना, कंट्रीब्यूट टू सोसाइटल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इनका ये कहना है कि मेल फीमेल और जो भी जेंडर का डिफरेंशिएशन है, वो सोसाइटी में इक्विलिब्रियम ला के रखता है, कि अ सर्टेन रोल ऑफ वर्क इज असाइन टू मेन और वुमेन, इसकी वजह से इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। अगर ये लाइक एनोमी क्रिएट हो गया, तो फिर यहाँ पे जो काम होना है वो अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा, इनका ये कहना है यहाँ पे, ठीक है। अब इनका क्या है, फॉस्टर सोशल स्टेबिलिटी। जब भी हम लोग फंक्शनलिज्म का बात करेंगे, आपको ये टर्म जरूर डालना है, सोशल स्टेबिलिटी और सोसाइटल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पे अब आ जाएंगे हम लोग, जेंडर पे गैप का इशू बन के आता है हम लोग के सामने, जेंडर से इंटरप्ले विद सोशल इनइक्वालिटी थ्रू डाइवर्सनेस। तो आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ओके। इसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये मैं एक बार सिर्फ जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ आपको। पहला तो ये यहाँ पे कहना है ना कि जेंडर को कैसे, जेंडर के साथ हम लोग कैसे सोशल इनइक्वालिटी को देख रहे हैं, सोशलॉजी डिफरेंट सोशलॉजिस्ट कैसे देखे हैं इनको, ठीक है। तो पहला हम लोग फेमिनिस्ट के बारे में बात कर लिए थे, इसमें सिमोन डी बेवोर, जूडिथ बटलर और पैट्रिशिया हिल कॉलिंस का नाम आया हुआ था हमारा। इन्होंने ये कहा था कि जेंडर से बायोलॉजिकल आउटकम नहीं है, ये हमारा पावर डायनेमिक्स, कल्चर नॉर्म्स और सोसाइटल एक्सपेक्टेशन के थ्रू भी ये इसका भी प्रोडक्ट है ये, ठीक है। बटलर्स का यहाँ पे एक जो वर्क है परफॉर्मेटिविटी, उसमें भी आप लोग इसको इंक्लूड कर सकते हैं। इनका ये कहना है कि जेंडर को बार बार इटरेटिवली एक्सप्रेस करने के कारण भी डिस्पैरिटीज़ हम लोग के बन रहे हैं। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म हम लोग को माइक्रो लेवल अप्रोच बताता है, G.H. मीड, ब्लूमर और अर्विन गॉफमैन है। अर्विन गॉफमैन ये कहा इन्होंने कि प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ का इन्होंने कंसेप्ट दिया है। इसमें ये कहा है कि हम लोग किस तरीक़ा से इलिस्ट्रेट करते हैं, लाइक कम्युनिकेटिव एक्शंस के थ्रू भी हम लोग का जो डिस्पैरिटीज और इनइक्वालिटी लाता है, वो इन्होंने बताया सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म ने। इंटरसेक्शनैलिटी ने बताया है कौन, किम्बरले क्रैनशॉ ने। इन्होंने ये कहा है कि जेंडर के अलावा भी जेंडर लिंक हो जाता है हमारा रेस के साथ और क्लास के साथ, जिसकी वजह से और इंटेंसिफाई होता है इनइक्वालिटी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट में हमारे हो गए सिल्विया वॉल्बी, उन्होंने ये कहा है कि जेंडर क्या करता है ना, एज अ सोर्स एक्ट करता है कन्फ्लिक्ट और डोमिनेंस, ठीक है। हाउ जेंडर एक्ट एज अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डोमिनेंस, सिस्टमैटिक सबॉर्डिनेशन, ये टर्म जरूर डालिएगा, एक बोनस पॉइंट के रूप में आपको नंबर मिलेगा। स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, जो हर चीज़ में पॉजिटिव देखते हैं, तो इनका ये कहना है कि जेंडर रोल जो ऐसा डिफाइंड है, उसकी वजह से हमारी सोसाइटी में इक्विलिब्रियम आया है। और फॉस्टर्स सोशल स्टेबिलिटी, इनका ये भी कहना है कि अगर ज़्यादा ही आ जाए, ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तो इसकी वजह से सोशल कोहेजन थोड़ा थोड़ा बिगड़ने लगता है। इन्होंने ये कहा है कि परवेसिव जेंडर पे गैप इन वन एग्जाम्पल स्टडीड एक्सटेंसिवली, रिवीलिंग सिस्टमैटिक डिस्क्रिपेंसीज इन रेम्यूनरेशन ऑफ फॉर कंपेरेबल वर्क, ठीक है। और यहाँ तक ये था, ओके, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देख लेना, और ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी जब तक 2022 का फुल पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट ना हो जाए। थैंक यू सो मच।